अब हम इंपॉर्टेंट बुक्स पर आ जाते हैं। मैं अगर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको यहां पर इसके बारे में बताता चलता हूं। राइट, क्लियर है? चलिए हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो आप लोग इंटरनेट पे जाते हैं और किताबों की लिस्ट ले आते हैं, और कई बच्चों ने मुझे फोटो भेजा कि सर वो जाके उन्होंने मोटी मोटी किताबें खरीद ली। कभी भी ये गलती मत करिएगा अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप बुक्स पढ़ी जाती है। बिल्कुल सही बात है। बुक्स क्यों पढ़ी जाती है? सबसे पहली बात जो आपसे क्वेश्चन होगा, ये बुक्स का पर्पस क्या होता है? आपको पता है ये सबसे बड़ा आपका साधन है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सिलेबस आपने स्टेप 1 में ले लिया। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं तो अभी बुक्स पर मत जाइएगा, मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं। एक गलत स्टेप होगा और आपके लिए किताबें जो होंगी वो बर्बाद हो जाएंगी। आप कहीं पर भी मुझे पूरे इंडिया में जाइए और सोच के खोज के मुझे दिखा दीजिए, क्या यूपीएससी के लिए आज तक कोई सिलेबस या कोई बुक इस तरह बनाई गई है उस पर लिखा हो कि यूपीएससी द्वारा रिकमेंडेड बुक? कभी नहीं। सारी यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक है, कोई भी स्पेशलाइज बुक नहीं है। यानी वही ग्रेजुएशन का स्टूडेंट पढ़ रहा है, वही यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसी से आपको कंपटीशन देना है। यानी आपको अपनी बुक्स में से अपना फैक्ट निकालना आना चाहिए, अपना कॉन्सेप्ट निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होगा? आपको सिलेबस आपका पढ़ा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होने चाहिए। अब मैं मानता हूं कि आपने दोनों स्टेप कवर कर लिए। अब हम आ जाते हैं बुक्स पे। अब बुक्स का पहला पर्पस क्या होता है? बुक्स का पहला पर्पस ये जानिए। बुक्स नंबर 1 सबसे पहले आपको आपके सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ आपको लगातार इंट्रोड्यूस कराती है। अब जब इंट्रोडक्शन होता है और पहला इंट्रोडक्शन अगर बहुत टफ हो जाए, बहुत कठिन हो जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सब्जेक्ट से अपना इंटरेस्ट खो दो। मैंने एक वर्ड यूज किया, इंटरेस्ट। यकीन मानिए आपका दोस्त और दुश्मन यही है, ये रुचि जिसे हम लोग कहते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप घंटों उसमें फोकस कर सकते हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक चीज हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बोर होना, ऊब जाना। और जब आप बोर होना किसी चीज से शुरू कर देते हैं तो फिर वो चीज के ना तो नोट्स बनेंगे, ना वो चीज याद होगी आपको कभी, और ना कभी आप उसके मास्टर हो पाएंगे, कभी भी उस एग्जाम में उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये आपने भी अगर महसूस किया होगा, ईमानदारी से मुझे बताइएगा जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्या बोरियत, बोर हो जाना आपको आपके सब्जेक्ट से दूर करता है? या जब आप पढ़ाई करते हैं तो बोर हो जाना, यार मेरे को नहीं रिवाइज करना है, नहीं नोट्स बनाना है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्या कभी आपको स्टडीज में बोरियत का सामना करना पड़ा है और बोरियत की वजह से वो सब्जेक्ट आपको भारी लगने लगा है? अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, बहुत साइंटिफिक मैं बात करता हूं, हमेशा हर चीज के पीछे का साइंस जरूर ढूंढता हूं। क्या ऐसा हुआ है कि बोरियत की वजह से आपको सब्जेक्ट टफ लगा हो, आपने नोट्स भी बना लिया तो आपका पढ़ने का मन नहीं हो, रिवाइज करने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, नोट्स बनाने का मन नहीं हो रहा है, उस किताब को दोबारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बोर हो जा रहे हैं, उसमें आपको मजा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। जो बोरियत होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और मैं ऐसा नहीं कि हजारों की संख्या में बच्चों से बात करने के बाद कह रहा हूं, ये वो कारण है जो आपको आपके सब्जेक्ट से बहुत दूर लेकर चला जाता है। फिर आप क्या करते हो? आप गेम खेलते हो, आप उसमें हिस्ट्री नहीं यार, अभी नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मेडाइवल नहीं पढ़ेंगे, चलो यार ज्योग्राफी शुरू करते हैं। आपने आधी किताब आपने पढ़ के रख दी होती है और आप ज्योग्राफी शुरू कर देते हैं, फिर ज्योग्राफी में मजा नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करते हो? उसको भी उठा के रखते हैं, चलो इकोनॉमी शुरू करते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? और आपने आधी या एक चौथाई किताबें पढ़ पढ़ के रख दिया और एक दिन आपको लगता है पूरा टाइम वेस्ट हो गया, एक सब्जेक्ट भी हमारे कमांड में नहीं आया कि कम से कम हम प्रीवियस के 20 क्वेश्चन भी कर लेते, एक सब्जेक्ट भी कमांड में नहीं आया। फिर आप डिसाइड करते हैं इस साल प्री नहीं देंगे, पहली बार में किसी का प्री नहीं होता है, चलो यार अगली बार हम ट्राई करेंगे। होता है कि नहीं होता है? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, आप कभी भी अपने सब्जेक्ट को इस तरह पढ़िए कि उसमें बोरियत नहीं होनी चाहिए। ये टीचर की भी जिम्मेदारी है, वो इस तरह अपने स्टूडेंट को पढ़ाए कि किसी भी पल उसको बोरियत नहीं होनी चाहिए, और स्टूडेंट भी इस तरह से पढ़े कि बोरियत वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अगर आ गया तो आपका सब्जेक्ट वहीं पर खत्म हो जाएगा और आप कभी भी उसमें अपनी मास्टरी क्रिएट नहीं कर पाओगे। बात मेरी पहुंची? अब हमें क्या करना है? गलती होती कहां है? गलती होती है जब आप वीडियो कोई देखकर या चले जाते हो और सीधे रेफरेंस बुक खरीद लाते हो। संदर्भिक पुस्तकें कहते हैं। ये रेफरेंस बुक बेसिकली या तो इंस्टीट्यूशंस की बुक्स होती हैं या किसी यूनिवर्सिटी की होती हैं, और इस पे जो लिखा जाता है, मान लो बिपिन चंद्रा ही आपने पढ़ा होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, बहुत मजेदार है, लेकिन बिपिन चंद्रा ने ये थोड़े ना सोच के लिखा होगा कि आज एक साइंस का स्टूडेंट जो है वो आज तैयारी शुरू करेगा
उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ह्यूमैनिटी का, और आज वो इतिहास मॉडर्न जो है इंडिया पढ़ने जा रहा है। तो विपिन चंद्रा ने उसको तो शोध ग्रंथ के रूप में लिखा, उसको रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो मान के चलते कि यार इसका जो माइंड सेट जो होगा वो इतना हायर लेवल पे होगा कि इसको बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। और आप तो आज पहले दिन आपने आज जो है नारियल फोड़ा है, आज आपने जो है माथे पे तिलक लगाया है, आज जो है आपने जो है वो शुरुआत की यूपीएससी की, तो आप कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले बेसिक लैंग्वेजेस को सीखो और बेसिक जो आपकी बुक्स है उनको पढ़ना सीखो। इसमें सबसे पहले बुक आती है लेवल 1 बुक, लिखो, यानी कि प्रथम चरण की पुस्तकें। ये इसको एंट्री लेवल बुक्स बोलते हैं। ये सब्जेक्ट से आपका परिचय कराती हैं। ये बिना भाषा की जटिलता में गए, बिना शोध यानी बिना रिसर्च वाली जो है नॉलेज भारी भारी गए, ये सिंपली आपको इंट्रोड्यूस कराती हैं सब्जेक्ट क्या है। क्या करती हैं? ये बताती हैं कि सब्जेक्ट क्या है। इंट्रोडक्शन, इसको हम लोग एंट्री लेवल बुक्स बोलते हैं, लेवल 1 बुक्स। क्लियर है? तो चलिए उसको लिखिए कि एंट्री लेवल बुक्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैं जैसे बताता हूं, इसमें सबसे बेहतरीन जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। ठीक है, सबसे एनआईओएस की भी अच्छी बुक्स हैं। एनसीईआरटीज इजीली अवेलेबल हैं, सभी के लिए अवेलेबल है। और इसमें जो विद्वानों की एक श्रृंखला होती है वो ये किताबों को तैयार करती है, और किताबों को लेवल वाइज तैयार किया गया। मतलब छठी क्लास का बच्चा, अब छठी क्लास के बच्चे का दिमाग सोचिए कि उसको सिखाना है, तो उसमें कार्टून्स, कैरेक्टर, कहानियां, ये सब के माध्यम से बातचीत करती हुई किताबें। कौन सी किताबें? बातचीत करती, यानी इसमें भाषा और जो शोध है यानी कि रिसर्च का जो भार है वो इसमें नहीं है। बहुत क्लियर टर्म से बोल रहा हूं, इसमें शोध और रिसर्च का भार नहीं है, वो तो तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद मिलना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सिंपलिस्टिक वे में ये इंफॉर्मेटिव किताबें हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे बिगिनर स्टूडेंट हैं वो एनसीईआरटी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जैसे इतिहास, हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री आप नई या पुरानी जो भी आपको मिल जाए, नई पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो आप पुरानी केवल हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। इतिहास 6 to 12, कौन सी? 6 to 12। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने, इसकी वीडियो मैंने आपका लिंक दे दिया है। जी हाँ, मैंने ये भी बना दिया है एक, आप इसके साथ जा सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में पॉइंट टू पॉइंट कैसे पढ़ें, यानी कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा पेज नंबर पढ़ें, मैंने ये तक आपको बता दिया है। तो उसके लिए आप वो वीडियो अलग से देख सकते हैं अगर आपको पूरी एनसीईआरटी 1 to Z नहीं पढ़नी है तो एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड हिस्ट्री में चल सकती है, न्यू क्या प्रेफर करिए। ज्योग्राफी 6 से 12, 6 to 12 जो आप कौन सी पढ़ेंगे? न्यू पढ़ेंगे, इसमें ओल्ड नहीं पढ़ेंगे, बहुत उसके पीछे लॉजिक है। आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लिखते जाइए। फिर पॉलिटी के लिए भी एनसीईआरटी 6 to 12 आप न्यू पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में आप 6 से लेकर 12वीं तक की आप जो है वो कोशिश करिए नई एनसीईआरटी को स्टडी करने का। डन हो गया? लिख लिया इसको? यस बताते जाओ। अरे ये भैया कौन है भाई, जो मैं अभी सेकेंड ईयर में हूं, तैयारी क्या बता रहा हूं मैं, सीरियसली कह रहा हूं। अभी ऑनलाइन हो, ऑनलाइन में मारने की सुविधा नहीं है, नहीं तो इतनी छड़ी मारता कि दिमाग से जाता। यही तो बता रहा हूं कि तैयारी कहां से शुरू करें। एक काम करो, सर के बल खड़े हो जाओ, तैयारी वहीं से शुरू हो जाएगी। क्या बता रहा हूं? तैयारी के बारे में तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो पैराशूट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आगे आते हैं, साइंस के लिए आते हैं। तो साइंस कैसे पढ़ना है? एनसीईआरटी नई वाली 6 to 8, अब 12 तक मत जाना, 6 to 8 तक की एनसीईआरटी आपको एंट्री लेवल तक ले जाने के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, 6 to 2 जो है 8th, छठी, 7वीं और 8वीं, 3 क्लास की एनसीईआरटीज। आप इसके आगे एनसीईआरटीज में आपको अभी बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ना। अब इकोनॉमी में आ जाओ। इकोनॉमी में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपके काम की है। आज के समय में जो एनसीईआरटी मांग रहा है वो मैक्रो लेवल मांग रहा है। इसके लिए एक किताब है ईश्वर ढींगरा की। ठीक है, वो ईश्वर ढींगरा की, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं, भारत का आर्थिक विकास एनसीईआरटी में, तो वो सिर्फ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ईश्वर ढींगरा की बुक आती है बेसिक जो है वो एनसीईआरटी बेस करके, लेकिन इनमें एलाबोरेशन ज्यादा है, अच्छे से समझाया गया, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया गया है। इकोनॉमी की ईश्वर ढींगरा की पतली सी किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें एनसीईआरटी के साथ आप जो है वो क्या करिएगा, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। डन। अब आ जाते हैं, लेवल 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब मान लो लेवल 1 में आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो एनसीईआरटी आंदोलन आप जानते हैं हमारा चल रहा है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन एक बहुत ही बेहतरीन बैच है जिसमें बहुत ही आसानी से पूरी एनसीईआरटी खत्म हो रही है, और इसके जो डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा, कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने एनसीईआरटी के, वो मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है। अब जब हमारा लेवल 1 खत्म हो गया और आपको अपने सब्जेक्ट का, इसको एनसीईआरटी में हम जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में हम बीटीएल पढ़ते हैं, बिटवीन द लाइन, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उसके बीच के निहितार्थ निकालते हैं।
और इतना हमें जब इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या होता है हमारा डेमोक्रेसी, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, बेसिक हमारा साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, बेसिक इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, मुद्रा क्या होती है, बैंकिंग क्या होता है, ये जब हमें बेसिक एक चीज पता चल जाती है तो हमें एक पिक्चर बननी शुरू हो जाती है। अब हम इन्हीं टॉपिक्स की गहराई में, यानी हम इसके अब रिसर्च में जा सकते हैं, और इसके लिए हम लेवल 2 में जाते हैं, जिसको हम लोग रेफरेंस बुक बोलते हैं। और प्री कम मेंस की आपको किताबें बता रहा हूं जो प्री कम मेंस दोनों में काम आएगी, और मैं आपको लॉजिक के साथ उसको बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास की किताबें। रेडी हो? इतिहास में पहला पार्ट होता है, इसको हम लोग विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये मेंस में आता है, ये प्री में इसके पार्ट नहीं आते, ये मेंस में इसका पार्ट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कौन सी किताब पढ़ें? सबसे पहले आप मिलमैन पे आती है लोवे की बुक, लोवे, ठीक है, तो मिलमैन पे आती है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए किताब नहीं है, ठीक है। तो इनका जो एडिशन है, 4th एडिशन शायद चल रहा है, बहुत अच्छी किताब है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप करना चाहते हैं तो आप लोवे की बुक पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। हिंदी में आप कौन सी पढ़ेंगे? जैन एंड माथुर की बुक पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए कौन सी किताब है? जैन और माथुर की किताब है, लिख लो इसको, जैन और माथुर। चलो, जैन एंड माथुर की बुक हमें मिल गई। लिखते जाओ, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं, इतना कोई जो रॉकेट साइंस नहीं है जिसको मैं लिखा रहा हूं। चलिए, जैन एंड माथुर के बाद अगला है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जितने भी है ना, ये जूम पिक करिए तो मतलब इसका मतलब इनके हाथ वाथ जो है खराब हो रखे हैं, दीवार पे जोर से मारना ताकि हाथ में थोड़ा दर्द हो, क्योंकि मेंस में ना 3000 से 4000 वर्ड एक पेपर में लिखने पड़ते हैं, मांसपेशियों की ऐसी तैसी हो जाती है। थोड़ा सा जो बोलता जा रहा हूं उसको लिखते जाओ। अगला है एंशिएंट हिस्ट्री की, यानी प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत की जो बुक आती है वो मुझसे कई लोगों ने पढ़ा कि शर्मा की बुक पढ़े या झा श्रीमाली की। मेरे हिसाब से जो मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं तो मुझे झा श्रीमाली की बुक बहुत अच्छी लगती है। इस खास बात ये है, इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छा है। तो झा श्रीमाली की बुक थोड़ा सा प्री और मेंस दोनों के पोर्शन को कवर करती है। प्राचीन भारत के लिए झा एंड श्रीमाली मैंने लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है। हिंदी भाषा विभाग इसका अनुवाद करता है, बहुत अच्छा अनुवाद है इसका, बहुत ही जो है ल्यूसिड है पढ़ने में ये। तो झा श्रीमाली की बुक आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपकी शर्मा की बुक है तो आप आर्य शर्मा भी बुक पढ़ सकते हैं, बट झा श्रीमाली का जो रिसर्च है और मैं देखता हूं जहां ओरिएंटेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वहां से भी उस किताब को उठा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगला है आर्ट एंड कल्चर। तो कला और संस्कृत के लिए आज की डेट में जो सबसे अच्छी बुक चल रही है जो है वो मैग्रा हिल पर आती है नितिन सिंघानिया की किताब, ठीक है। तो नितिन सिंघानिया की आप किताब उसके साथ कर लें, कुछ पोर्शन आपको झा श्रीमाली मिल जाएगा और नितिन सिंघानिया के साथ इसको आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है? अगला है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत में आपको बहुत सी किताबों के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। मुझे जो व्यक्तिगत रूप से मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की जो किताब अच्छी लगती है उसका नाम है शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय प्लासी से विभाजन तक, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन करके एक बुक आती है, और इसलिए ये बुक अच्छी क्योंकि इसमें बहुत ही कंटेम्प्रोरी डिस्कशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कौन सी किताब? शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, यानी कि प्लासी से विभाजन तक। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रही है। अदरवाइज सेकंड हमारा बिपिन चंद्रा, नो डाउट सभी जानते हैं कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत रिसर्च वाली बुक है, बट शेखर बंदोपाध्याय कई एस्पेक्ट्स को पूरा करता है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ आप एक सप्लीमेंट्री बुक भी ले सकते हैं जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की यानी कि आधुनिक भारत की बुक आती है, छोटी सी। तो वो क्या होता है, उसमें बहुत से प्री के फैक्ट्स और जो फिलर्स हैं जो इनमें नहीं दिया है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। कौन सी? स्पेक्ट्रम की आती है आधुनिक भारत की, बहुत अच्छी किताब है। उसका पूरा कोर्स भी जो है वो अवेलेबल है हम लोगों के साथ, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं। चलिए, अगला है मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया में बहुत सी किताबें आती हैं, बहुत सी मोटी मोटी किताबें। आपको मेडाइवल पे इतना ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। मेडाइवल में अनडिस्प्यूटेड एक ही बुक सबसे अच्छी है, जो यूपीएससी भी बहुत ज्यादा उसको एडमायर करता है। सतीश चंद्रा की बुक आती है हिंदी और इंग्लिश में, 2 पार्ट में, एक सल्तनत का है और एक मुगल का है। तो 2 पार्ट में, ये पतली सी किताब है, आप अगर इसको पढ़ने बैठेंगे 3-4 दिन में इसकी पूरी थॉरो रीडिंग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये जो है वो आप इस किताब को लिख सकते हैं।
अब देखो एक सज्जन है, ये पूछ रहे ह्यूमन राइट्स की कौन सी किताब ले, सीरियसली कह रहे हैं ना कि अगर इसे गुरुकुल जैसा सीजन होता तो अब तक तो पता नहीं कितना लाल कर दिया होता। अभी जो बता रहा हूं उस पर फोकस नहीं है, ठीक है। वही आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। देखो भैया जिंदगी तुम्हारी है, इसको नष्ट करना बर्बाद करना तुम्हारी जिम्मेदारी, कर लो, कौन मना कर रहा है। मेरा काम जो बताना है मैं कर रहा हूं। आगे आ जाए। ह्यूमन राइट्स का पता नहीं कौन सा जो है ये सिलेबस उठा रहे। चलिए अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी पे, जो मेरा सब्जेक्ट है और जिस पर मेरी अपनी मास्टरी है। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी जो फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें सबसे पहले भौतिक भूगोल हमें पढ़ना पड़ता है। तो जब भौतिक भूगोल में आप जाते हैं, राइट, भौतिक भूगोल में आप जब जाएंगे तो भौतिक भूगोल में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें जीसी लियोंग अनडिस्प्यूटेड बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम की है। शायद इसका हिंदी अनुवाद आ गया है मार्केट में, मुझे कुछ लोगों ने बताया, अभी तक मैंने उसको देखा नहीं है। अगर जीसी लियोंग हिंदी में आपको मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा है, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम में आता है। और हिंदी मीडियम के लिए बुक आती है सविंदर सिंह की, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, तो आप इसको हिंदी मीडियम के बच्चे जो है सविंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी के पांचों जो हमारे पार्ट हैं, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोज्योग्राफी जो ये पार्ट है, और जो हमारा एस्ट्रोजियोफिजिक्स है यानी खगोल विज्ञान, इस पार्ट के लिए दैट इज सविंदर सिंह इनफ है आपके लिए, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। सविंदर सिंह के दो पार्ट आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की अलग आती है और भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की अलग आती है, जिसमें ये सारे पार्ट कवर होते हैं। तो आप कौन सा लेंगे? आप जिसमें सारे पार्ट जो है वो कवर हो रहे हैं। कौन सा? भूआकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, जो आपका जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल का पार्ट जो कवर होता है वो आप यहां से कवर कर लेंगे। रट, बिल्कुल ठीक है। इसको आप जो है वो सबसे पहले शुरू करेंगे। इसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आ जाइए, हम लोग सेकेंड पार्ट पे पहुंच जाते हैं, राइट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पर पहुंचते हैं और वो हमारा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। विश्व भूगोल के लिए जो किताब आती है, पतली से एक किताब आती है, माजिद सर की किताब आती है, माजिद हुसैन की, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आप इस किताब को भी प्रेफर कर सकते हैं और यहां से आपको जो है वो काफी हेल्प हो जाएगी, माजिद हुसैन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ज्योग्राफी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के लिए जब आपको मेंस में अपने टॉपिक्स करने हैं तो उसके लिए मैं आपको दो किताबों का ऑप्शन दे रहा हूं। या तो आप माजिद हुसैन के साथ चले जाइए, माजिद हुसैन का हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक आती है भारत के भूगोल में। या एक अगर आपको किताब मिल जाए चतुर्भुज मामोरिया की बुक, ठीक है, थोड़ा सा रेयर है ये किताब, हिंदी में बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर चतुर्भुज मामोरिया की किताब मिल जाती है तो फिर वो सोने पे सुहागा होगी। भारत के भूगोल के काफी डायमेंशंस ये कवर करती हैं। इसके साथ साथ कोई भी एक एटलस, चाहे वो ओरिएंट ब्लैक स्वैन हो, ऑक्सफोर्ड हो, टीटीके हो, कोई भी एक एटलस होना बहुत आपके लिए जरूरी है अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ना चाह रहे हैं। एटलस को यूज कैसे करना है ये बात बता। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि फिलिस्तीन में हमला हुआ, ठीक है, ये आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज़पेपर ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, जिस जगह पर यह हमला हुआ है आपको तुरंत के तुरंत उसको मैप पर ही इसको लेकर आना। अफगानिस्तान के स्कूल में आपने देखा कि हमला हुआ और कई बच्चे जो है वो बहुत ही भयानक घटना थी। अब आपको क्या करना है, उस जगह पे जहां पर आतंकवादी हमला हुआ उसको आपको मैप पर पेंसिल से मार्क कर लेना है, या वहां पर एक स्केच पेन से डॉट लगाकर वहां पर स्टिक नोट लगाकर उसके पॉइंट्स 2-3 लिख लेने हैं। जो भी करंट में स्थान चल रहा है वही आपके एटलस को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, याद रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आ जाते हैं और अब हम पॉलिटी पर आते हैं, राइट। पॉलिटी पर, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था पे। भारतीय राजव्यवस्था में एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम सीधे लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, इंट्रोडक्टरी लेवल हो गया, लेकिन भारत का जो संविधान है और संविधान का जो डेवलपमेंट है वो पॉलिटी का सबसे कोर और सबसे, मेरे ख्याल से सबसे टफ हिस्सा लेकर जाता है। आप भी इस बात के लिए एग्री करते होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से जो पावर्स मिली हुई हैं, यही सबसे पेचीदा पार्ट होता है। बाकी तो कार्यपालिका, विधायिका, ये इतना जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता। तो आपको भारतीय संविधान की एक स्टडी करनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे लगता है कि कई लोग डीडी बसु खरीद लाते हैं। अब डीडी बसु को पढ़ना एक, जब आपका उसमें समय बीत जाता है तब आपके लिए वो अच्छी होती है। मेरे हिसाब से सुभाष कश्यप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, सुभाष कश्यप की बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। कौन सी? सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप में ये क्या होता है, ये कहानियों के फॉर्म में लिखी हुई है। अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो तो एक बुक आती है ऑस्टिन की। अगर ऑस्टिन की बुक आपको मिल जाए और आप, मतलब ये अपनी स्टडी के लिए बता रहा हूं, कभी आप जैसे कहानियों के रूप में अगर आप उसको बैठ के पढ़ डालते हैं, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे आप एंजॉयमेंट के लिए, अगर ऑस्टिन की बुक आप पढ़ ले जाते हैं, ये अब हिंदी में भी आने लगी है, मैंने देखा इसका अनुवाद आ गया है,
इंग्लिश में भी आती है। अगर ऑस्टिन की बुक आप पढ़ ले जाते हैं तो आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत डेप्थ मिलेगी। लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो सुभाष कश्यप की बुक, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट पे आती है, एनबीटी पे, प्यारी सी किताब है, इसको कहानियों के रूप में पढ़ जाएं। इसके 2 पार्ट आता है, हमारा संसद और हमारी संविधान। इसको आप पढ़ जाएं, संसद भले चाहे ना पढ़ें, लेकिन हमारा संविधान का एक बार पार्ट जरूर पढ़ लें। इसको आपको इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद इंडियन पॉलिटी की आप जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत अनडिस्प्यूटेड अच्छी किताब है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत पे कभी भी डायरेक्टली जंप मत करिएगा। अगर टीचर आपके साथ नहीं है तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में भी बहुत सी ऐसी पेचीदा चीजें उसमें आप सिर्फ रटते हैं। मेरे सामने कई बच्चे आए जिन्होंने अनुच्छेद रट डाले थे, आर्टिकल, लेकिन वो उसका कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं बता पाए मुझे। तो ये आपको थर्ड स्टेज में लेकर जानी है। और इसके बाद एक और किताब आती है, इसमें पिछले कुछ समय से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आने लगे, गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है, जो सुशासन का पार्ट है। गवर्नेंस में भी लक्ष्मीकांत का एक अलग एडिशन आता है, आप में से शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। पॉलिटी के अतिरिक्त गवर्नेंस की एक बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, बहुत प्यारी किताब है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले और खासतौर पे अगर प्री में आप जाएंगे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, अब पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन गवर्नेंस से आने लगे हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत की ये किताब है। क्लियर है? चलिए आ जाइए इकोनॉमी पे। सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक अगर कोई पार्ट आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा, कोई पार्ट, तो आपको इकोनॉमी रुलाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करेगा। क्यों? कोई सिंगल बुक नहीं है इसके लिए। इसके जो पार्ट है प्री और मेंस के, कोई किताब ही नहीं है इसके लिए जो इसको पूरा कवर करती हो। ये अलग अलग जगहों से अपना स्टेप्स चुनता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, सबसे ज्यादा नंबर खाएगा भी और सबसे ज्यादा नंबर ये देगा भी, ठीक है। इंटरव्यू तक भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से, 2 ही जगह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इकोनॉमी से क्योंकि उसी पे सबसे ज्यादा करंट चल रहा होता है, या इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे। 2 ही इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो है वो डिस्प्यूटेड टॉपिक होते हैं, जहां पर हमें फंसाया जाता है। और मेंस में भी तो खैर आप जानते हैं, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 दोनों में ये अपनी हिस्सेदारी कर लेता है। अब इकोनॉमी के लिए हमें पढ़ना है तो जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उमा कपिला को ले सकते हैं। उमा कपिला बहुत अपडेटेड बुक होती है। तो उमा कपिला में जो मेंस के मेजर पोर्शन है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गए, ये सारे पार्ट आपको, जो मेजर पार्ट है फूड प्रोसेसिंग का, ये सारे पार्ट आपको यहां से मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं है, हिंदी मीडियम के हैं, तो एक बुक आती है मिश्रापुरी की, मोटी सी भारी सी किताब है मिश्रापुरी की। लेकिन मिश्रापुरी के सारे पार्ट मत पढ़िएगा। मिश्रापुरी बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है वो बुक है। इसमें क्या है कि आप सिलेबस के हिसाब से अपने पॉइंट्स निकाल लीजिएगा, या उतना फाड़ के और उसको एक अलग बुकलेट बना लीजिएगा। तो मिश्रा एंड पुरी आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसके बाद रमेश सिंह है, लेकिन रमेश सिंह में क्या हो रहा है कि वो डाटा बहुत ज्यादा दे दिया है। रमेश सिंह का अभी जो प्रोपोर्शन देख रहा हूं, जिस हिसाब से चेंज हो रहा है पेपर, उसी हिसाब से, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं ये जानता हूं कि अभी जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो उसके बियॉन्ड जा रही है, उसके बाहर जा रही है। तो रमेश सिंह, आप इसको क्विक रिवीजन के लिए लास्ट में जब ये खत्म हो जाए तब आप इसको यूज कर सकते हैं कुछ डाटा कंसोलिडेट करने के लिए। इसके बाद 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो किताबें नहीं है, जो एनुअल डॉक्यूमेंट, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। आपको पता है आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आता है, और यकीन मानिए प्री के आज की डेट में 40 to 50% क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन ये डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। और आपको पता होगा कि जो इस समय इकोनॉमिक सर्वे की मात्र 500 रुपए में ऑनलाइन क्लास चल रही है, गोपाल सर उस क्लास को लेकर जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर कर रहे हैं। ये भारी भरकम 250 पेज का डॉक्यूमेंट्स, इसमें इतना डाटा होता है कि सर पटकने का मन करता है। अगर आप जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर, वो उनकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट अब मैं बताने जा रहा हूं जो आपके मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है नीति आयोग की रिपोर्ट। इकोनॉमी के लिए बहुत, मैं आपको पता है कि मैंने ये क्लास आपको पढ़ा रखी है, आप चाहे तो ऑनलाइन इसको भी ले सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग जो है वो भारत क्या कैसे ग्रोथ करेगा, थिंक टैंक के रूप में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है। इसमें खासतौर पे इंडिया एट 75 और जो 3 ईयर विजन एजेंडा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने के बाद आपकी इकोनॉमी की समझ कई गुना बढ़ जाती है। तो मैंने आपको ये बता दिया कैसे करना है। अगर आप केवल इंग्लिश मीडियम के हैं, इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो आप उमा कपिला के लिए जा सकते हैं, ये हिंदी में नहीं आती। मिश्रा एंड पुरी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। रमेश सिंह हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इकोनॉमिक्स सर्वे हिंदी इंग्लिश में आता है, लेकिन इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। एंड नीति आयोग ये केवल इंग्लिश में आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसके साथ आ जाते हैं, क्लियर है। आगे हम आते हैं, बड़ा अजीबो गरीब सा टॉपिक है ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चेंज होता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे बताओ सबसे पहले कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस पेपर में है, जीएस मेंस के किस पेपर में, जल्दी बोलो। किस पेपर में है?
जल्दी बताएं प्लीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस। जीएस पेपर 3, शाबाश। सिलेबस देखो यही होता है, अगर आप सिलेबस आपके पास नहीं तो कम्युनिकेशन ही आप मेरे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने बच्चों को ये नहीं पता है वो तैयारी ना कभी आज कर पाए हैं और ना कभी वो आगे जिंदगी में कर पाएंगे, ठीक है। आप न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ पाओ क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा करंट का है। इकोनॉमी और साइंस एंड टेक ये आपके गले की हड्डी बनेगा आगे चल के, जब आप पढ़ोगे ना जीएस पेपर 3, तो जीएस पेपर 3 वो होगा जो या तो आपको मिटा देगा या आपको बना देगा। याद रखिएगा, जब आप मेंस में जाएंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। जीएस पेपर 3 में नंबर्स फ्लक्चुएट बहुत करने लगे हैं, या तो ये आपको बना देगा, अच्छे मार्क्स दे देगा, 100 आप टच कर जाओगे, और या तो आपको मिटा देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब साइंस एंड टेक में जो सबसे बेसिक बुक इंफॉर्मेटिव पढ़ने की वो स्पेक्ट्रम की बुक आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम की बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अच्छी बात है कि अपडेट करते रहते हैं, हर साल 2 साल पे इसको अपडेट करते हैं, इसलिए कुछ जानकारी मिल जाती है। इसके बाद एक वेबसाइट है साइंस डेली की। साइंस डेली की वेबसाइट पे ऐप भी आती है इसकी, इस पर नई नई खबरें आती रहती है। तो इसमें अपने सिलेबस के हिसाब से, जैसे एस्ट्रो जियो फिजिक्स हो गया या कोई मेडिकल का सेगमेंट्स हो गया, मैंने आपको इससे पहले की क्लास में आपको बताया भी था कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। तो ये जो है वो आपको क्या करना है, साइंस डेली वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू का जो स्पेशल साइंस पेज आता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खबरें नहीं होती हैं, वो एक हाइप क्रिएट किया गया है। मुझे उसमें बहुत ज्यादा खबरें कभी नहीं दिखाई पड़ी कि उसमें अच्छी खबरें मिल रही हैं। तो साइंस डेली की वेबसाइट मुझे काफी अच्छी लगी। द नेचर की वेबसाइट मुझे काफी अच्छी लगी। इस वेबसाइट से आपको अपडेट रहना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत वेरिएबल पार्ट है, ये बहुत ज्यादा घूमता है, इसमें बहुत नई नई चीजें आती हैं और इसमें कुछ सेगमेंट्स पे बड़ा फोकस करना। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बायोटेक्नोलॉजी पर बहुत बात हो रही है, जब से कोविड की बात आई, जब से आपने देखा म्यूटेशंस की बात आ रही है। तो ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी और जो जीन का जो इंजीनियरिंग है, जिसे हम लोग जीन इंजीनियरिंग कहते हैं, उस पर आपको बहुत फोकस करना है। मेडिकल साइंस पर बहुत फोकस करना है कि अभी जो बीमारियों से लड़ने में जो मेडिकल साइंस काम कर रहा है उसमें उसकी क्या भूमिका हो सकती है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। किस पेपर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। वो देखो कई लोग साइंस एंड टेक को जीएस पेपर 4 में डाल रहे हैं, देख रहे हो ये हालत है। ये वही है जो साल 2 साल बाद भी कहेंगे सर तैयारी कैसे शुरू करें, जब कल बता चुका हूं सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सिलेबस समझ में आ रहा है, 14 क्लासेस मैंने ली हैं अभी तक का, इंडिया का सबसे कंप्रीहेंसिव कोर्स मैंने चलाया है। उसकी लिंक जो है वो दी हुई है, कल की वीडियो में मैंने उसको लिंक को डाल दिया था, ठीक है। एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सिलेबस एनालिसिस की आपको इतनी कंप्रीहेंसिव वीडियो पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी भाई। अब तो पढ़ लो, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। यस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंटरव्यू में अच्छा करना है तो इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। मेंस में आपको जीएस पेपर 2 में काफी फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए एक बुक आती है राजीव सीकरी की। राजीव सीकरी की बुक बेसिक हम सबसे पहले कर सकते हैं, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेटिव आपके लिए किताब ये काम करेगी। लेकिन इसमें जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो करेगा एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारी विदेश मंत्रालय जिसे कहते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाओगे और इसके वार्षिक जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट्स आती है, वार्षिक विज्ञप्तियां। तो उसमें इंडिया एंड इट्स नेबर जो है वो भारत और उसके पड़ोसी, इंग्लिश में ही आती केवल ये, और ये तमाम अपनी रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। बड़ी कंटेम्प्रोरी होती है कि भारत ने पूरे साल भर में क्या किया और किन देशों के साथ उसके जो है वो क्या क्या समझौते हुए, भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या दिक्कत है। तो एनुअल रिपोर्ट यानी कि जो है वो विदेश मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। कुछ उनकी विज्ञप्तियां आप उनको वर्ड पे कॉपी करके भी निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत याद रखिएगा। और एक आती है वेबसाइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहां हिंदी वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आईडीएसए की वेबसाइट, ठीक है। तो आईडीएसए की वेबसाइट, आईडीएसए आप गूगल पे डालोगे, इनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भारत की विदेश नीतियां, इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। ये ऐसे स्रोत बता रहा हूं जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेंस में मिलेंगे, जिन सोर्स को मैं यूज करता हूं और मेरे लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी आपको इसके बारे में जानकारियां नहीं मिलेंगी। तो ये रिपोर्ट बहुत अच्छी आती है, इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके इसको जो है आप अध्ययन करेंगे। क्लियर है, इंटरनेशनल यानी कि जो है भारत की विदेशी नीति के बारे में। चलिए अब आ जाते हैं सोशल इश्यूज पेपर 1 में। सोशल इश्यूज के लिए आप एनसीईआरटी के साथ साथ राम आहूजा की भी बुक पढ़ सकते हैं। एक ही बुक है, बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ लीजिए। बाकी न्यूज़पेपर में जो अपडेट्स होते हैं वही इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा होता है इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा में डॉक्टर अशोक की बुक आती है मैग्रा हिल पर।
अपने आप में ये किताब मोर देन इनफ है, 4 ही क्वेश्चन आते हैं। और एक आती है इसकी एनुअल रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम, जो हमारा होम अफेयर्स है यानी गृह मंत्रालय जो है, ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, जिसे होम मिनिस्ट्री, और उसमें जो है गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आती है वार्षिकी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, जो भी हमारा पश्चिमी सीमाएं हैं, इन पे जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मैंडेट के बारे में इसमें दिया है। राइट, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिर्फ और एक कोई बहुत अच्छी किताबें नहीं अवेलेबल है, इसके लिए एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी एनुअल रिपोर्ट आती है, वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। एनडीएमए की आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप गूगल पे डालेंगे एनडीएमए, वहां से इसकी वार्षिक रिपोर्ट आ जाएगी, डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, कुछ इसमें ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है। ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं, यहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा मेंस में, ठीक है, ये दोनों मेंस का पार्ट है और यहां से डायरेक्टली आपको मेंस में क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? डन। अब आ जाइए लास्ट में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पे, यानी इसको जो है जीएस पेपर 4 के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो इसमें पसंद है वो लेक्सिकॉन पढ़ सकते हैं आप, लेक्सिकॉन हिंदी इंग्लिश दोनों में आने लगी है, और आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। कोशिश इसमें करिएगा कि थ्योरी से ज्यादा इसमें केस स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, तो केस स्टडी की प्रैक्टिस बुक मार्केट में बहुत सी मिलती हैं, अलग अलग पब्लिकेशन पे आती हैं, केस स्टडी की प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेक्सिकॉन पढ़िए, ठीक है, थोड़ा सा दर्शन का पार्ट है, और केस स्टडी का जो है वो प्रैक्टिस बुक आप ले लीजिए, जीएस पेपर 4 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एग्जाम्पल के साथ अपना आंसर लिखना। तो आप जो भी पढ़िए उसमें जो अभी हाल में कुछ घटना चल रही, मान लीजिए अभी किसी दलित के साथ कुछ गलत कार्य हुआ, या बालिकाओं की शिक्षा को लेकर कोई अच्छा या कोई बुरा कोई भी आपने डिसीजन देखा, और रेप की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में हुआ, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। जितना अच्छा आप कंटेम्प्रोरी एग्जाम्पल दोगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और केस स्टडी पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये आपका क्या रहा, ये हमारी बुक्स रही। क्लियर है? यहां पर यस नो मुझे बताइए, हाँ सर सारी बुक्स क्लियर हो गई। ये आपकी बुक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैंने उसके पीछे आपको लॉजिक भी बता दिया, सिर्फ ऐसा नहीं कि लिस्ट दे दिया, कौन सी बुक्स में क्या पढ़ना है कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। यस, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक किताब को पढ़ते कैसे हैं। आज बताऊं या कल? चलो कल बताते हैं, आज लंबी क्लास हो गई है। इनको आप जो है लिखिए। क्लियर?